आमिर हसन हियर एंड वेलकम टू माय फेसबुक पेज एंड यूट्यूब चैनल। बहुत से लोगों ने पीजीसी विद क्यूटीएस के लिए अप्लाई किया होगा और शायद कई लोगों को इंटरव्यू की कॉल भी अब तक आ चुकी होगी या जो भी डिसीजन है उनकी एप्लीकेशन से रिलेटेड। तो वो लोग जो अभी इंटरव्यू की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये वीडियो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है। और वो लोग जो पीजीसी विद क्यूटीएस अप्लाई करना चाहते हैं फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से भी, वो भी ये वीडियो देख सकते हैं कि इंटरव्यू जो है वो किस तरह का होता है और इंटरव्यू में आप लोग क्या चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली अगर आप इंटरव्यू को सीरियसली नहीं लेंगे तो जो कोर्स प्रोवाइडर है वो आपको सीरियसली नहीं लेगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो बड़े आराम से वो रिजेक्ट कर देंगे, क्योंकि जो इंटरव्यू फेज़ है ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल फेज़ है आपकी पीजीसी एप्लीकेशन का। क्योंकि अगर आपका इंटरव्यू अच्छे से चला जाता है और आप इंटरव्यू बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करके देते हैं तो आपके जो सिलेक्शन चांसेस हैं वो बहुत अच्छे हैं। तो आज की वीडियो में मैं स्पेसिफिकली इंटरव्यू से रिलेटेड आपसे डिस्कस करूंगा कि क्या क्या चीज़ें आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। मैंने कुछ अर्से पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने जर्नल टिप्स दिए थे कि इंटरव्यू के अंदर आप क्या चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत जर्नल छोटी छोटी गाइडलाइंस थी। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि मुझसे क्या पूछा गया, मैंने अपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन किस तरीके से की और कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और उनके जो सैम्पल आंसर्स हैं या जो आप ये समझ लें कि उनका रिस्पांस रिलेटेड टू यूके बैकग्राउंड। क्योंकि अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी भी दूसरे मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं तो आपको यूके के एजुकेशन के बारे में नहीं पता होगा और ऑब्वियसली आप जो कुछ क्वेश्चंस के आंसर शायद वो आपको पहले से बिल्कुल ना पता हो कि वो आपने उनको आंसर किस तरीके से करना है। तो आज की वीडियो में स्पेसिफिकली यूके का करिकुलम सामने रखते हुए और जो यूके के कोर्स प्रोवाइडर्स हैं और यूके के जो स्कूल्स हैं उनके सामने जो चीज़ें आती हैं और वो जो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं अपने एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड, वो तमाम चीज़ें मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहली चीज़ जो आपने देखनी है वो ये है कि जो आपको इंटरव्यू कॉल आई है कोर्स प्रोवाइडर की तरफ से, जो लेटर आया है या जो ईमेल आई है, उसमें उन्होंने क्या क्या चीज़ें मेंशन की हैं उसको बहुत गौर से पढ़ें। उसका एक एक पॉइंट, एक एक बुलेट पॉइंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप उसको बहुत कैजुअली पढ़ेंगे और आप समझेंगे कि बस एक लेटर है और उसको आपने बिल्कुल गौर नहीं करेंगे, तो समझें कि आपने जो अपना इंटरव्यू का चांस है और आपने जो अपना पीजीसी विद क्यूटीएस का जो सिलेक्शन का चांस है उसको आपने ज़ाया कर दिया, आपने उसको बिल्कुल इग्नोर कर दिया। क्योंकि अगर आप इंटरव्यू लेटर को सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो आपको ये समझ ही नहीं आएगी कि वो आपसे एक्सपेक्ट क्या कर रहे हैं। जनरली उस इंटरव्यू लेटर में वो तमाम लेआउट जो है वो दिया जाता है कि आपसे इंटरव्यू में क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। जनरली जो भी कोर्स प्रोवाइडर है वो आपको लेआउट जो है वो दे देता है कि इंटरव्यू किस तरह का होगा। जैसे यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन है जहाँ से मैंने पीजीसी विद क्यूटीएस किया था, उन्होंने मुझे बहुत क्लियरली बताया था कि जो इंटरव्यू होगा उसमें शुरू में इंट्रोडक्शन होगा, फॉलोड बाय मेरा जो एक 5 से 6 मिनट का एक लेसन जो मैंने डिलीवर करना है वो होगा। और उसके बाद जो जनरल क्वेश्चंस हैं वो सब्जेक्ट रिलेटेड भी हो सकते हैं और वो जनरल क्वेश्चन करिकुलम से रिलेटेड या यूके के एजुकेशन से रिलेटेड वो हो सकते हैं। तो उन्होंने लेटर में बताया हुआ था, मैंने एक एक पॉइंट को बहुत गौर से पढ़ा, उसका मैंने रिसर्च किया। और जैसे मैंने अपनी पहली वीडियो में बताया था कि मैंने अब इस इंटरव्यू की प्रिपरेशन अपनी वाइफ की हेल्प से की थी, क्योंकि मैंने बेसिकली अपने वो तमाम जो क्वेश्चंस जो मेरे जहन में थे मैंने इंटरनेट से उसको रिसर्च किया, उसके आंसर्स जो हैं वो मैंने माइंड में प्रिपेयर किए। और मेरी वाइफ मुझसे वो इंटरव्यू लेती थी बिफोर जो यूसीएल का मेरा इंटरव्यू था, वो मैंने 10 से 15 दफ़ा मैंने इंटरव्यू जो है अपनी वाइफ के साथ जूम कॉल के ऊपर उसको कंडक्ट किया। वो दूसरे रूम में होती थी, मैं एक और रूम में होता था। उससे होता ये था कि जब वो मुझसे रन टाइम में क्वेश्चंस पूछती हैं और रैंडमली कोई भी क्वेश्चंस, एक लिस्ट हमने बनाई हुई थी, क्वेश्चन से पिक करते थे, तो जो मेरा रिस्पॉन्स होता था क्वेश्चन से रिलेटेड उसको हम डिस्कस करते थे कि क्या मेरा रिस्पॉन्स ठीक था, मेरी बॉडी लैंग्वेज, मेरा जो एक्सप्रेशन क्वेश्चन से रिलेटेड वो ठीक था या नहीं, उसको हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। तो वो 15-20 दफ़ा जब मैंने रिहर्सल की तो उसके बाद ये हुआ कि जब मेरा यूसीएल का इंटरव्यू हुआ तो आई वाज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स जो थे वो पहले से ही मुझे पता थे कि मैंने क्या, किस क्वेश्चन को किस तरीके से आंसर करना है। और जो हमने क्वेश्चंस को प्रिपेयर किया था वो एक लिस्ट थी, उसमें 40-50 क्वेश्चंस थे। जब वो मोस्ट लाइकली जो क्वेश्चंस थे वो जो यूसीएल के ने पूछे थे मुझसे, वो मोर लेस उसी लिस्ट के अंदर से ही आप समझ लें कि वो क्वेश्चंस थे। क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की थी कि जनरली पूछा क्या क्या जाता है। तो उनमें से जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ज़ाहिर है 40 से 50 क्वेश्चंस तो इस वीडियो में मैं डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि समझें कि आपसे लाजमी पूछे जाएंगे वो मैं डिस्कस करूंगा और मेरा क्या रिस्पॉन्स था वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा।
तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जैसे मैंने बताया कि आपने अपने इंटरव्यू लेटर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। उसमें एक-एक बुलेट पॉइंट को पढ़ें कि उसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे यूसीएल ने जब मुझे इंटरव्यू के लिए कॉल किया था, तो उसमें इन्होंने बहुत क्लियरली मेंशन किया था कि मैं किसी किस्म की पावर पॉइंट स्लाइड यूज़ नहीं कर सकता अपने प्रेजेंटेशन में, जो मैंने 5 से 10 मिनट का एक लेसन जो है वो प्रिपेयर करना है। और साथ में लिखा हुआ था कि द यूज़ ऑफ प्रॉम्प्ट इज़ एडवाइजेबल, यानी कि जब मैं अपना फिजिक्स का कोई लेसन जो प्रिपेयर कर रहा हूँ और साथ में उसको प्रेजेंट करूंगा, तो उसमें कुछ छोटा ऑब्जेक्ट एज अ प्रॉम्प्ट यूज करूंगा, ताकि जो इंटरव्यूअर्स हैं उनको पता चले कि मेरा टॉपिक किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है और उसकी रियल लाइफ एप्लीकेशन जो है वो किस तरीके से है और उसके अंदर कौन कौन सी इक्वेशंस इन्वॉल्व हो सकती हैं। तो मैंने अपनी एक वीडियो में उसका जिक्र भी किया था और मैंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया था। एनीवेज, तो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन अबाउट द कोर्स प्रोवाइडर, कि आपका कोर्स प्रोवाइडर जो है वो उसका जो पीजीसी प्रोग्राम है वो किस तरह का है, उसके बारे में ज़रूर पढ़ें, क्योंकि आपसे उससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर उससे रिलेटेड ना भी पूछे जाएं, तो कम से कम आप इंटरव्यू के अंदर अगर दो तीन चीज़ें वैसे ही जनरल डिस्कशन के अंदर जिक्र कर देंगे अपने कोर्स प्रोवाइडर के बारे में, तो वो ऑब्वियसली उसका इंटरव्यू के जो इंटरव्यूअर्स हैं उनके ऊपर एक बहुत अच्छा जो इम्प्रेशन है वो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ छोटी सी, कि यूसीएल ने अपने प्रोग्राम में मेंशन किया हुआ था जब मैं यहाँ पे आया 2022 में, कि वो ट्रेनी टीचर्स को क्यू गार्डन का विजिट करवाएंगे और हम एक आउटडोर लेसन जो है उसको डिलीवर करेंगे। एक बहुत छोटा सा, आप समझ लें कि बिल्कुल छोटी सी एक लाइन लिखी हुई थी उनकी जो पेज था पीजीसी का, क्योंकि मैं उसको बहुत गौर से पढ़ रहा था। मुझे नहीं पता था कि क्यू गार्डन्स क्या हैं और उसके अंदर बेसिकली किस तरह की एक्टिविटीज़ की जा सकती हैं। तो मैंने क्यू गार्डन्स को प्रॉपर्ली सर्च किया गूगल के ऊपर, उसकी पिक्चर्स निकाली, उसके बारे में स्टडी किया कि क्यू गार्डन्स होता क्या है। और जब मेरा इंटरव्यू हो रहा था, तो वो मुझसे पूछ रहे थे कि कोई क्वेश्चन तो नहीं है आपका यूसीएल के प्रोग्राम से रिलेटेड। मैंने उसमें क्यू गार्डन का जिक्र कर दिया, तो वो बहुत इंप्रेस हुए। जो इंटरव्यू लेने वाले थे उन्होंने कहा कि आपको कैसे पता कि हम क्यू गार्डन जाएंगे। मैंने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन आपने अपने इंटरनेट पे अपनी वेबसाइट पे दी हुई है। तो वो काफ़ी खुश हुए ये सुन के कि मैंने उनके जो प्रोग्राम है उसको अच्छे तरीके से पढ़ा है और मुझे पता है कि मैं क्या चीज़ जो है वो कौन सा प्रोग्राम करने के लिए आ रहा हूँ, और उसकी तमाम रिक्वायरमेंट्स मेरे जहन में पहले से हैं और मैं मेंटली प्रिपेयर हूँ इस कोर्स को टेक अप करने के लिए। तो मतलब ये सीरियसनेस शो करता है कि आप वाकई ही में इस प्रोग्राम में इंटरेस्टेड हैं और आप वाकई ही में एक अच्छा टीचर बनने के लिए इस प्रोग्राम को टेक अप करना चाहते हैं। उसके अलावा जो तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जो यूके के एजुकेशन सेक्टर में अभी करंट इश्यूज जो हैं वो किस तरह के चल रहे हैं, उसके बारे में थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि वो आपसे रैंडमली पूछ सकते हैं कि बताएं कि यूके के अंदर क्या इश्यूज जो हैं वो चल रहे हैं एजुकेशन सेक्टर में। जैसे फॉर एग्जांपल, जो इस टाइम पे करंट इशू है वो ये है कि जो टीचर्स हैं वो जनरली अपनी जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है यहाँ पे, और बहुत से लोग टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करते हैं, लेकिन वो साल या 2 साल बाद या 3 साल बाद, स्पेशली वो लोग जो यंग टीचर्स हैं, वो छोड़ जाते हैं। क्योंकि अगर आप सिर्फ पैसे कमाने के लिए या सिर्फ अगर आप यूके में सेटल होने के लिए टीचिंग प्रोफेशन को ऑप्ट करना चाहते हैं, तो मेरी एडवाइस आपके लिए होगी कि मत आएं, क्योंकि इस जॉब में कोई बहुत ज़्यादा पैसे इन्वॉल्व नहीं है। ये आप बहुत अच्छी पेज इसकी नहीं है। बैंकिंग सेक्टर में, फाइनेंस में, बिजनेस के अंदर शायद आपको बहुत अच्छी सैलरीज मिल जाएं। टीचिंग प्रोफेशन जो है वो एक वाइट कॉलर जॉब है और इसकी जो सैलरी स्केल है वो ब्लू कॉलर जॉब्स की तरह ही है। बहुत ज़्यादा अच्छा पे स्केल नहीं है यूके में टीचिंग का। ठीक है, रिवॉर्डिंग जॉब है। ग्रेजुअली जब आप स्कूल में जाते हैं और आप आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हुए टॉप मैनेजमेंट में जाते हैं, तो यस, इसका रिवॉर्ड है। लेकिन अगर आप ये समझेंगे कि आपकी लाइफ आके बहुत अच्छी हो जाएगी यहाँ पे आके और आप बहुत अच्छे तरीके से लिविंग स्टैंडर्ड अपना मेंटेन कर लेंगे या उसको एक्वायर कर लेंगे, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सैलरीज यहाँ पे बहुत मिनिमल सी हैं, बहुत कम हैं। बल्कि मैं ये समझता हूँ कि जो यहाँ पे बस ड्राइवर्स हैं या जो ट्रेन ड्राइवर्स हैं, वो जो कोर्स करने के बाद सैलरीज लेते हैं, टीचर्स की सैलरी, स्टार्टिंग सैलरी उनसे कम है। आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। लेकिन अगेन, जैसे मैंने आपको बताया कि ये प्रोफेशन इस तरीके से नहीं है कि आप अपनी लाइफ बनाने के लिए आ रहे हैं। ये प्रोफेशन बेसिकली इसलिए है कि आप लोगों की लाइफ जो है उसको शेप करना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि जो लोग हैं, जनरल पब्लिक है, उसको आप किस तरीके से सोसाइटी के अंदर इम्प्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। और यही मकसद है टीचर्स का, कि वो सोसाइटी को बिल्ड कर रहे होते हैं। तो अगर आप ये सोच लेके आ रहे हैं तो ज़रूर आइए। अगर आप यहाँ पे इस नीयत से आ रहे हैं कि जी आप बहुत ढेर सारा पैसा बना लेंगे, तो आई एम सॉरी, आप यहाँ पे मत आइएगा, क्योंकि आपको फ्रस्ट्रेशन होगी यहाँ पे। जब आप टीचिंग करियर में आएंगे तो जो वर्कलोड आपको मिलेगा और उसके जो बदले में जो आपको सैलरी मिलेगी वो बहुत कम है, और आप बहुत जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे और आप कहेंगे कि ये मैं किस प्रोफेशन में फंस गया हूँ।
तो बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पे यूके में भी बहुत से लोग जो इस प्रोफेशन में आते हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत जल्दी छोड़ जाते हैं। तो यूके के एजुकेशन सेक्टर में जो बहुत मसला इस टाइम पे चल रहा है वो ये है कि जो बहुत से यंग टीचर्स आ रहे हैं, स्पेशली लोकल टीचर्स, वो इस प्रोफेशन को छोड़ के जा रहे हैं। वो आते हैं, साल 2 साल पढ़ाते हैं, उसके बाद या तो कोई वो स्कूल स्विच कर लेते हैं या वो दूसरे प्रोफेशन में चले जाते हैं। तो आपको कम से कम इन इश्यूज के बारे में पता होना चाहिए कि यूके में करंट इश्यूज क्या चल रहे हैं, और स्पेशली यूके का नेशनल करिकुलम, इसको ज़रूर पढ़ें। आप गूगल पे टाइप करें यूके का नेशनल करिकुलम, जस्ट टाइप यूके नेशनल करिकुलम, तो आपको मिल जाएगा कि यूके का नेशनल करिकुलम क्या है। पाकिस्तान में भी कोशिश की इमरान खान ने लास्ट टाइम अपनी गवर्नमेंट में कि एक नेशनल करिकुलम बनाया जा सके, लेकिन हमारे यहाँ जो निज़ाम है वो कभी भी, आप समझ लें कि उसमें मसला ये होता है कि उसमें किसी किस्म की स्टेबिलिटी नहीं है। हमारे यहाँ प्राइम मिनिस्टर बहुत जल्दी चेंज हो जाते हैं, हमारा पॉलिटिकल सिस्टम बहुत ही अनस्टेबल है, तो कोई भी करिकुलम आपको नज़र नहीं आता। हमारे बोर्ड अलग हैं, लाहौर बोर्ड अलग है, पंजाब बोर्ड के अंदर पंजाब में डिफरेंट तरह के बोर्ड्स आते हैं, फिर सिंध में डिफरेंट तरह के बोर्ड्स आते हैं, और कोई एक करिकुलम नहीं है। लेकिन यूके का एक प्रॉपर नेशनल करिकुलम है जिसमें वो बताते हैं कि हमने अपने प्राइमरी स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाना है, हमने अपने सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को क्या पढ़ाना है, ईयर 7 ईयर 8 ईयर 9 10 11 में क्या क्या चीज़ें पढ़ानी है। अब वो पढ़ाई किस तरह जाएंगी, उसकी टेक्स्ट बुक्स तो नहीं लिखी हुई, लेकिन टॉपिक्स बताए गए हैं कि वो टॉपिक्स क्या क्या होंगे। तो कम से कम आप अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड आप नेशनल करिकुलम को ज़रूर गो थ्रू करें। आप जस्ट टाइप करें नेशनल करिकुलम इन द यूके, तो आपको एक वेबसाइट मिल जाएगी जिसमें आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड वो तमाम डाटा और तमाम जो मटेरियल है वो मिल जाएगा कि आपके टॉपिक है, ये जो आपका सब्जेक्ट है, उसमें ग्रेड 7 में, ग्रेड 8 में, ग्रेड 9 में, अप टू ए लेवल्स, उसमें क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो वो आपको एक मोटा सा लेआउट मिल जाएगा। उसको इससे फ़ायदा ये होगा कि इंटरव्यू में अगर वो आपको नेशनल करिकुलम के बारे में पूछेंगे, तो ऑब्वियसली आपको पता होगा कि ये किसके बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो आपको पता ही नहीं होगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, और ऑब्वियसली आप उसको अच्छे तरीके से आंसर नहीं कर पाएंगे। उसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी अपनी रिफ्लेक्शन टीचिंग एक्सपीरियंस से रिलेटेड, कि आपका अपना एक्सपीरियंस, लेट से कि आप पहले से पढ़ा रहे थे किसी भी मुल्क में, या आपने कोई इंटर्नशिप जो है वो की हुई थी, तो उसका आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, या अगर आपने टीचिंग से रिलेटेड जॉब नहीं की तो वहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस थे, वो आपके पहले से जहन में होने चाहिए, क्योंकि वो ज़रूर आपसे पूछेंगे कि जो आपकी करंट जॉब है, चाहे वो टीचिंग की है, उसमें आपके पॉजिटिव्स क्या थे, आपकी स्ट्रेंथ्स क्या थी, और आपकी वीकनेसेस क्या हैं, और ऑब्वियसली उन स्ट्रेंथ्स को आप वो उस उन स्ट्रेंथ से आपकी कंपनी को या ऑर्गेनाइजेशन को क्या फ़ायदा हुआ, और जो वीकनेसेस थी आपकी, उसके अंदर आपने अपनी वीकनेसेस को कैसे ओवरकम किया या ओवरकम करने की कोशिश की। इसके बारे में वो ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके बारे में ज़रूर अपने ज़हन में रखिएगा। उसके अलावा कुछ सैंपल क्वेश्चंस हैं जो कि मैं ज़रूर आपको बताना चाहूँगा। सबसे पहला जो यहाँ पे सबसे बड़ा इशू है वो है बिहेवियर मैनेजमेंट। पाकिस्तान में मैंने पढ़ाया डिफरेंट स्कूल्स में, मुझे बिहेवियर में इतना इशू नहीं फेस करना पड़ा बच्चों के अंदर। यहाँ पे बिहेवियर का बहुत ज़्यादा इशू है। बच्चे जो हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहे होते, तो आपने बिहेवियर को किस तरीके से मैनेज करना है। यहाँ पे तो कई टीचर्स ऐसे कहते हैं कि बेशक आप 2-3 महीने कुछ भी ना पढ़ाएँ बच्चों को, अगर आप 2-3 महीने बिहेवियर ही सेट करने पे लगा दें, तो एक दफ़ा आपकी जब क्लास बिहेवियर वाइज सेट हो जाएगी तो उसको पढ़ाना आसान हो जाता है। तो वो बिहेवियर मैनेजमेंट से रिलेटेड ज़रूर आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। और ऑब्वियसली यहाँ पे हर स्कूल की एक बिहेवियर पॉलिसी होती है कि अच्छा अगर बच्चा ये कर रहा है तो उस बच्चे के ऊपर क्या सैंक्शंस लगेंगी, क्या डिटेंशन लगेंगी, वो तमाम चीज़ें आप थोड़ी सी पढ़ के रखें कि बिहेवियर के क्या इश्यूज हैं यूके के अंदर। आप गूगल पे टाइप करेंगे, आपको पता चल जाएगा डिफरेंट एरियाज में, और ये बेसिकली डिपेंड करता है कि आप किस स्कूल में पढ़ा रहे हैं। अब जैसे लंदन में बहुत अगर एक पोश इलाका है और वहाँ पे एक बहुत अच्छा स्कूल है फॉर एग्जांपल, तो वहाँ पे शायद बिहेवियर इश्यूज आपको मिले ही ना, और उस स्कूल की हो सकता है कि बिहेवियर पॉलिसी हो ही ना। लेकिन ऐसा स्कूल जहाँ पे लोग डिप्राइव्ड हैं, पुअर बैकग्राउंड है लोगों का फाइनेंशियली, वहाँ के जो बच्चे हैं क्योंकि उनको उनकी नीड्स उस तरीके से मीट नहीं हो रही, तो उनके जो बिहेवियर्स के चैलेंजेस हैं वो स्कूल के अंदर आते हैं। और ऑब्वियसली ये लोग ये कहते हैं कि आप बिहेवियर को एड्रेस करें, बच्चे के साथ आप बिल्कुल भी किसी किस्म की नफरत या बच्चे के साथ किसी भी किस्म का बुरा रवैया आप नहीं कर सकते। दे से कि चैलेंज द बिहेवियर नॉट द चाइल्ड। तो बेसिकली आपने इस बिहेवियर को किस तरीके से एड्रेस करना है, आपके पास उसकी क्या पॉलिसी होगी। आपसे जो मस्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा वो बिहेवियर मैनेजमेंट से पूछा जाएगा कि अगर लेट्स से कि आपकी क्लास में कुछ बच्चे बैडली बिहेव कर रहे हैं तो उसका क्या आपने करना है। तो इसका स्ट्रेट सा आंसर आप इंटरव्यूअर्स को कह सकते हैं कि यू विल बी फॉलोइंग स्कूल्स पॉलिसी। अब हर स्कूल की अपनी पॉलिसी होती है, तो आप जनरल बता सकते हैं कि स्कूल्स में जनरली देयर कुड बी पॉलिसीज रिलेटेड टू डिटेंशन। जैसे यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चा बुअरली बिहेव कर रहा हो तो उसको ब्रेक टाइम में या आफ्टर स्कूल जो है वो डिटेंशन दी जाती है, या बच्चे को क्लास से 5 या 6 मिनट के लिए आप बाहर निकाल देते हैं, और उसके बाद आप बच्चे को बाकी क्लास के बच्चों को काम देने के बाद उस बच्चे के साथ आप 1 to 1
कन्वर्सेशन करते हैं, उसको बताते हैं कि जो आपका ये बिहेवियर है इससे बाकी बच्चों की लर्निंग इफेक्ट हो रही है और आपकी अपनी लर्निंग भी इफेक्ट हो रही है, उसको आप काम डाउन करने की कोशिश करते हैं। या अगर बच्चा बार बार रिपीटेडली मिसबिहेव कर रहा हो तो उसको जो स्कूल की सीनियर लीडरशिप है जिसको एसएलटी भी कहा जाता है, उसको आप रेफर कर देते हैं या आप अपने जो हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उसको रेफर कर देते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इस पॉलिसी का हिस्सा हैं। तो आप उसके अंदर ये बता सकते हैं। एक लाजमी जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा जो कि मतलब मैंने कोई भी ऐसा इंटरव्यू नहीं अटेंड किया, चाहे वो जॉब रिलेटेड हो चाहे वो पीजीसी से रिलेटेड हो, वो पूछते हैं सेफ गार्डिंग। कि सेफ गार्डिंग के बारे में वो आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज मेंट बाय सेफ गार्डिंग। अब पाकिस्तान के अंदर या जो जिन स्कूलों में मैंने काम किया वहाँ पे ऑब्वियसली हमारे यहाँ इस तरह का कोई मैकेनिज्म नहीं है, लेकिन यूके के अंदर सेफ गार्डिंग को वो बहुत सीरियसली लेते हैं। सेफ गार्डिंग का मतलब ये है कि बच्चा जो है उसका ना सिर्फ फिजिकली बल्कि मेंटली इमोशनली जो है उसको कोई अब्यूज ना कर रहा हो स्कूल के अंदर या स्कूल का कोई मेंबर ऑफ स्टाफ या बच्चे। तो बेसिकली अगर कोई बच्चा जो है वो निगलेक्ट का शिकार है, फॉर एग्जांपल उसके घर वाले उस पर तवज्जो नहीं दे रहे, या स्कूल में कोई और उसके पीयर्स जो हैं या उसको तंग कर रहे हैं, या स्कूल में कोई मेंबर ऑफ स्टाफ जो है वो उसके साथ उसका रवैया नो अप्रोप्रिएट नहीं है, तो ये बेसिकली सेफ गार्डिंग का इशू आता है। इसमें डिफरेंट तरह के सैंक्शंस हैं, इसमें डिफरेंट तरह के आप ये समझ लें कि रूल्स अप्लाई होते हैं। तो वो पूछेंगे कि आपसे कि व्हाट इज मेंट बाय सेफ गार्डिंग। तो सेफ गार्डिंग को जरूर पढ़ें। ये बहुत लंबा टॉपिक है और ये लाजमी हर इंटरव्यू का पार्ट होता है, बल्कि स्कूल के अंदर प्रॉपर एक डेजिग्नेटेड सेफ गार्डिंग टीम होती है यूके के अंदर, जिसका एक हेड होता है और उसके नीचे 5-6 मेंबर्स आते हैं। किसी बच्चे को अगर कोई मसला है, चाहे वो सोशल है, चाहे वो सेक्सुअल, किसी ने उसको अब्यूज करने की कोशिश की, या इमोशनली उस बच्चे के साथ कोई मसला है, या कोई भी इसका और कोई प्रॉब्लम है, तो वो बच्चे को कहा जाता है कि आप सेफ गार्डिंग लीड के साथ उसको डिस्कस करें, और ऑब्वियसली वो बच्चा टीचर के साथ भी डिस्कस कर सकता है। अब पाकिस्तान में जनरली क्या होता है कि हम एक बच्चे का इशू जो है वो पूरे स्टाफ रूम में डिस्कस कर रहे होते हैं, या हम आपस में हंसी मजाक के अंदर या दूसरे कोलीग के साथ डिस्कस कर रहे होते हैं। यहाँ पे ये बहुत सीरियस है। जिस बच्चे का जो भी इशू है आप उसको नोट डाउन करते हैं, और आपका काम ये है कि आपने उसको, जो आपका सेफ गार्डिंग लीड है, उसको जाके आपने बताना है कि इस बच्चे का ये इशू है, और उसके बाद वो सेफ गार्डिंग टीम जाने और वो बच्चा जाने, आपका काम खत्म हो गया। ना आपने उस चीज को घर में डिस्कस करना है किसी के साथ, ना आपने उस तरह की चीज को किसी दूसरे कोलीग के साथ डिस्कस करना है। ये आपसे वो लाजमी पूछेंगे, और ये पूछेंगे कि अगर आपसे, आप इसको अगर अपने किसी दूसरे कोलीग के साथ डिस्कस कर दें तो क्या होगा, या ये आपसे पूछने की कोशिश करेंगे कि अगर आप किसी और को बता दें तो जाहिर है कोई मसला नहीं होगा, वो आपको ट्रैप करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपने ये यहाँ पे जरूर बात करनी है कि आपने सेफ गार्डिंग से रिलेटेड जो भी किसी बच्चे को भी इशू है, वो आपने डिप्टी जो आपका सॉरी सेफ गार्डिंग लीड है स्कूल के अंदर, उसको जाके आपने बताना है, या जो सेफ गार्डिंग टीम के जो मेंबर्स होंगे उसको आपने रेफर करना है, और आपने उसका जिक्र किसी और टीचर के साथ नहीं करना। यहाँ पे ये चीज़ें बहुत कॉन्फिडेंशियल रखी जाती हैं। किसी एक बच्चे का मामला जो है या मैटर जो है वो किसी दूसरे के साथ डिस्कस नहीं किया जाता। कॉन्फिडेंशियलिटी यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट और पिवटल रोल होता है, तो इसका ज़रूर आपने ख्याल रखना है। उसके अलावा जो एक लाजमी क्वेश्चन वो आपसे पूछेंगे वो ये है कि आप वाइडर स्कूल लाइफ में, मतलब अदर देन टीचिंग, स्कूल में क्या कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो भी आपने की हैं स्कूल में अपने, या आप करना चाहते हैं, उसके बारे में जिक्र करेंगे, या जो ट्रिप्स आपने अरेंज किए या अरेंज करना चाहते हैं उनके बारे में आप उनको बताएंगे। और ऑब्वियसली वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिपेंड करता है कि इंटरव्यू लेने वाला कौन है। अगर इंटरव्यू लेने वाला आपके सब्जेक्ट रिलेटेड कोई पर्सन है, तो ऑब्वियसली दे विल बी आस्किंग यू सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चंस। तो अपना जो नॉलेज है सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो भी आपका सब्जेक्ट है, उसको अप टू डेट रखें। और अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि जो सबसे अच्छी गाइडलाइन है आपके पास कि कौन सी मटेरियल तैयार करना है, वो है यूके का नेशनल करिकुलम। लेट्स से कि आप ऑब्वियसली ये जो पीजीसी विद क्यूटीएस है, ये ईयर 11 से लेकर ईयर 16 तक है, जो लोग सेकेंडरी के अंदर करना चाहते हैं, और प्राइमरी में ज़्यादा छोटी क्लासेस आती हैं। तो आप नेशनल करिकुलम ज़रूर पढ़ें और देखें कि आपके टॉपिक से रिलेटेड या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड उसमें क्या क्या बातें लिखी गई हैं, और आपको क्या उन टॉपिक्स के बारे में पता है। अगर नहीं पता तो अपना नॉलेज जो है उसको ज़रूर रिफ्रेश करें, क्योंकि ये क्वेश्चन जो हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा जो आपकी अपने पर्सनल स्टेटमेंट लिखी है, ऑब्वियसली वो उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपसे पूछेंगे। आपकी बैकग्राउंड, आपका नॉलेज, या आपकी जो क्वालिफिकेशंस हैं उसके बारे में ऑब्वियसली क्वेश्चंस आएंगे। लेकिन जो मैंने आपको शुरू वाले क्वेश्चन बताए हैं, ये मस्ट हैं। ये हर इंटरव्यू पैनल या जो जो जितने भी कोर्स प्रोवाइडर्स हैं इससे रिलेटेड आपसे लाजमन क्वेश्चन पूछेंगे, और आपने अपने आप को मेंटली जो है प्रिपेयर रखना है। उसके अलावा वो आपसे ये भी पूछेंगे कि व्हाट मेक्स अ गुड टीचर। एक अच्छे टीचर में क्या क्वालिटीज़ हैं, एक अच्छे टीचर के अंदर क्या खूबियाँ होनी चाहिए, और आप एक अच्छा टीचर क्यों हैं या आप क्यों बनना चाहते हैं, वो तमाम चीज़ें आपको पहले से पता होनी चाहिए। वो तमाम चीज़ें आपने अपने
अपने जहन में रखनी है, क्योंकि ड्यूरिंग इंटरव्यू क्या होता है, बंदा पैनिक कर जाता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसको अच्छे तरीके से, जैसे मैंने बताया अपने वीडियो में, कि आपने रिहर्सल ज़रूर करनी है 3 से 4 दफ़ा या कम से कम 5 दफ़ा, ताकि आपको पता हो कि आप क्या बोल रहे हैं और जहन में आपकी चीज़ें हों, और अगेन जब आप इंटरव्यू दे रहे हो तो आप बड़े आराम से उन चीज़ों को एड्रेस कर सकें। उसके अलावा अब ये वो जो एक क्वेश्चन जो बार-बार पूछा गया, मतलब मैं जितने भी जॉब इंटरव्यूज़ में गया, वो ये है कि अ, कोई एक ऐसे लेसन की एग्ज़ाम्पल दें जो आपने ऑब्ज़र्व किया हो और वो बहुत अच्छा गया हो, उस लेसन की क्या-क्या खूबियाँ थी, उसके लेसन से क्या-क्या एट्रीब्यूट्स थे। ऑब्वियसली आप ने अगर कोई लेसन ऑब्ज़र्व नहीं किया तो आप ऑब्वियसली यूट्यूब से कोई भी लेसन देखें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और उसके अच्छे जो पॉइंट्स हैं उसको नोट डाउन करें, और उसके जो बुरे पॉइंट्स हैं वो भी नोट डाउन करें। क्योंकि अगर आपने कोई अपने किसी कोलीग का लेसन ऑब्जर्व नहीं किया तो आप ये कोट कर सकते हैं कि आपने यूट्यूब पे अपने टॉपिक से रिलेटेड एक लेसन देखा था और उसमें ये चीज़ें आपको अच्छी मिली और ये चीज़ें बुरी मिली, और वो आपसे ये क्वेश्चन भी लाजमी पूछेंगे कि अगर आपने लेट्स से एक टॉपिक पढ़ाया है, लेट्स से फॉर एग्जांपल न्यूटन्स लॉज के ऊपर एक क्लास को, अगर आप उस टॉपिक को रीटीच करेंगे तो उसमें आप क्या इंप्रूवमेंट्स लेके आएंगे या उसमें क्या चेंजेस लेके आएंगे, तो ये वो लाजमी पूछते हैं, क्योंकि ये तमाम टीचिंग रिलेटेड क्वेश्चन है। तो ये तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि जब आप ऑब्वियसली इंसान की कोशिश होती है कि वो बेस्ट से बेस्ट लेसन डिलीवर करे, लेकिन क्लास के एनवायरनमेंट के अंदर, क्लास के माहौल के अंदर बच्चों का बिहेवियर किस तरीके से है, वो लेसन हो सकता है कि आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया हो लेकिन वो लेसन अच्छे तरीके से डिलीवर ना हुआ हो, तो ऑब्वियसली उसमें आप इंप्रूवमेंट लेके आ सकते हैं। तो वो तमाम चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए कि आप उसमें चेंजेस क्या लेके आएंगे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये चीज़ें जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैंने आपको तमाम क्वेश्चंस बताए, इनको ज़रूर तैयार कीजिएगा। उसके अलावा वो आपसे पूछ सकते हैं कि जो प्रॉम्प्ट्स हैं या जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है उसका यूज़ आप अपने लेसन में किस तरीके से लेके आएंगे, या वो यूज़ करना बेहतर है या नहीं बेहतर, वो आपसे आपकी ओपिनियंस जो हैं वो मांगेंगे। ऑब्वियसली आप अपना जो नॉलेज है उसको शेयर करेंगे, और हम जनरली आजकल पावर पॉइंट यूज़ कर रहे होते हैं या अपना जो आईटी कंप्यूटर स्किल्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं, तो आप उसको ज़रूर जो है वो आप उसमें एड्रेस कीजिएगा। उसके अलावा वो आपसे एक ये भी सवाल पूछ सकते हैं कि टीचर के स्कूल में एज अ टीचिंग के अलावा और क्या रोल्स हैं। तो जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि जो सेफ गार्डिंग की जिम्मेदारी है वो हर इंडिविजुअल पे आती है। अगर आपको कोई बच्चा जो है वो नज़र आता है इमोशनली वो सही बिहेव नहीं कर रहा, पहले वो बहुत अच्छा था, लेकिन आप उसके बिहेवियर में अगर कोई चेंजेस देखें तो आपने डेफिनेटली ये उनको बताना है कि आप ये वाला जो बिहेवियर बच्चे का है, ये जो सेफ गार्डिंग लीड है उसके साथ ज़रूर डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर वो बच्चा, हो सकता है कि घर में उसका कोई मसला चल रहा हो या उसको कोई और स्कूल के अंदर कोई इशू आ रहा हो और वो आपको बता ना पा रहा हो, तो फिर इसकी सेफ गार्डिंग लीड जो है वो उसको टेकअप करता है और उस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करता है। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आपने लाजमन अपने इंटरव्यू के अंदर उसको उसको प्रिपेयर करके जाना है। उसके अलावा वो आपसे सोशल मीडिया का यूज़ पूछेंगे, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स पूछेंगे, और वो आपसे हो सकता है कि आपके आपके सोशल मीडिया के अकाउंट्स भी माँग लें, क्योंकि जनरली यहाँ पे यही होता है कि जो स्कूल्स हैं वो आपसे जब मैंने 2-3 स्कूल्स में इंटरव्यू दिया तो उन्होंने मुझसे मेरा फ़ेसबुक का, मेरा जो यूट्यूब है, या फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट जो मेरे सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म्स हैं उनका लिंक जो है वो माँगा था, क्योंकि वो चेक करना चाहते हैं कि आपके सोशल मीडिया पे किस तरह की आप पोस्ट जो है वो शेयर करते हैं। तो ये याद रखिए कि जो आपका जो सोशल मीडिया की एक्टिविटीज़ हैं, ये आपका एक किस्म का फुटप्रिंट है। आप कोई भी चीज़ अपलोड करते हैं अगर सोशल मीडिया पे, तो वो ऑब्वियसली इंटरनेट पे ही मौजूद रहती है। तो वो फ्यूचर के अंदर आपको देने पड़ सकते हैं। अगर आप रिफ्यूज़ करते हैं या नहीं देते हैं तो वो एक बैड इम्पैक्ट है आपके ऊपर, क्योंकि टीचर्स को ये लोग रोल मॉडल समझते हैं और टीचर को रोल मॉडल होना भी चाहिए। अगर एक आपकी कोई पोस्ट है जो कि काफ़ी ऑफेंसिव है किसी भी मानी के अंदर, तो वो आपकी जो पर्सनैलिटी है उसको अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं करती। आपका जो एज़ अ रोल मॉडल का जो इमेज है वो उसको हैम्पर करती है। तो पूरी कोशिश करें कि आपके जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हों वो उसके ऊपर किसी भी इस तरह की पोस्ट ना हो जो किसी भी किस्म का इश्यू आपके लिए बाद में खड़ा कर सकती है। तो आई थिंक मैंने काफ़ी ज़्यादा आपको गाइडलाइंस दे दी हैं। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वो है स्पेशल एजुकेशन नीड्स से रिलेटेड, वो भी अक्सर पूछा जाता है। वो आपसे पूछते हैं कि एसईएन क्या है या व्हाट डू यू मीन बाय स्पेशल एजुकेशन? जनरली पाकिस्तान में तो हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि वो बच्चा जो डिसेबल है फॉर एग्जांपल फिजिकली, वो उस कैटेगरी में आता है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे कई बच्चे ऐसे होते हैं जो बिल्कुल आपको ठीक लगते हैं लेकिन उनको डिफरेंट तरह के इश्यूज होते हैं मेंटली, और बिल्कुल जनरली कहा जाता है कि हर बंदा जो है ना उसके अंदर कोई ना कोई जो मेंटल इशू या कोई ना कोई इशू जो है वो होता है। उसको कहा जाता है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम फॉर एग्जांपल। तो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम एक बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, हो सकता है कि आप उसमें थोड़ा सा ऑटिज्म हो, किसी बच्चे में बहुत ज्यादा हो। इसी तरह एडीएचडी है,
उसके अलावा डिसलेक्सिया है और डिफरेंट इस तरह के कई इश्यूज हैं, इसको आप जरूर पढ़िएगा। इसे कहा जाता है SEND, स्पेशल एजुकेशन नीड्स एंड डिसेबिलिटीज। अगर इस तरह के बच्चे हैं तो उसको किस तरीके से हैंडल करना है। जनरली ऐसा होता है कि अगर हमारी क्लास में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है उसमें लिखा होता है कि आपकी क्लास में कितने बच्चे SEN वाले हैं, तो उनके लिए हम डिफरेंशिएटेड वर्कशीट्स बनाते हैं या उनके लिए जो टास्क है उसको आसान से आसान करने की कोशिश करते हैं ताकि वो इंक्लूसिव रहें क्लास के अंदर और ताकि वो भी अच्छे तरीके से पार्टिसिपेट कर सकें। क्योंकि यहाँ पे ये लोग बिलीव करते हैं कि हर बंदा जो है, चाहे वो एबल है चाहे वो लेस एबल है, उसका पूरा हक है वो कि उसको एजुकेशन दी जाए और उसका पूरा राइट है कि उसको अच्छे तरीके से पढ़ाया जाए। बिल्कुल इसी तरह कुछ बच्चे होते हैं EAL, यानी कि जिनकी इंग्लिश जो है वो एज अ सेकेंड लैंग्वेज होती है, और ऑब्वियसली अगर उनको इंग्लिश अच्छी तरीके से बोलनी नहीं आती है, वो सुन नहीं सकते, तो आप उसको किस तरीके से हेल्प करेंगे। तो ऑब्वियसली अगेन उसका आंसर ये है कि आप या तो डिक्शनरीज जो है वो बच्चे को क्लासरूम में प्रोवाइड कर दें, या आप बच्चे के लिए जो टास्क हैं वो बहुत आसान लैंग्वेज के में लिखें। हो सकता है कि बाकी बच्चों के लिए जो आप वर्कशीट बना रहे हो उसके अंदर आप नॉर्मल लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, लेकिन उस बच्चे के लिए बहुत ही आसान अल्फाज में वो चीज़ लिखें। और जब उससे आप कम्युनिकेट कर रहे हैं तो बहुत आसान लैंग्वेज में उसके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं ताकि वो आपकी बात समझ सके। तो ये तमाम चीज़ें जो है ना, ये आपके जहन में होनी चाहिए। और अगर आप वाकई ही में सीरियस हैं और आप यूके में आना चाहते हैं तो ये आपने इंटरव्यू को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये जो इंटरव्यू है आपका PGC विद QTS, ये आपके लिए अगर आप यूके आके पढ़ाना चाहते हैं, और ऑब्वियसली मैंने पहले ही बताया कि ये डिग्री जो है आपको दुनिया में किसी और जगह भी अगर आप पढ़ाना चाहते हैं, दुबई में, गल्फ कंट्रीज में, तो आपको ये डिग्री जो है ये रिक्वायर्ड है। आप अच्छी सैलरी के ऊपर काम कर सकते हैं, लेकिन अगेन सैलरी जो है ये सबसे लास्ट में आनी चाहिए। आपके जहन में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये आनी चाहिए कि आप बच्चों को अच्छे तरीके से पढ़ा सकें, और एज अ टीचर आप सोसाइटी को बिल्ड कर रहे हैं। बेसिकली यू आर द रोल मॉडल, यू आर द बिल्डर ऑफ द नेशन। बेसिकली टीचर को ऐसे भी यही कहा जाता है। तो आपका अपना करेक्टर, आपका आप खुद भी एज अ रोल मॉडल होंगे तो ऑब्वियसली आप आगे डिलीवर कर पाएंगे। तो मेरी आप लोगों के लिए एडवाइस यही होगी कि अपने आप को ये सोच के अगर आप यूके आए कि आपने यहाँ की सोसाइटी को इम्प्रूव करना है, यहाँ के बच्चों को आपने एजुकेशन प्रोवाइड करनी है और अच्छे सिटीजन जो है वो बनाना है, तब ये प्रोफेशन ऑप्ट करें। क्योंकि यहाँ सैलरीज मैंने जैसे पहले ही बताया कि कम है, तो बहुत ये सोच के ना आइए कि यहाँ पे सैलरीज बहुत ज़्यादा हैं। सैलरीज यहाँ पे कम है, काम बहुत ज़्यादा है, टीचर पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है, उसने डिफरेंट तरह के एडमिन के टास्क भी करने होते हैं, और उसने आप समझ लें कि जो पेपर वर्क है या जो कंप्यूटर के अंदर डिफरेंट चीज़ों के बिहेवियर्स हैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड भी करना होता है। तो देयर इज सो मेनी वर्क, मतलब आप जब सुबह स्कूल जाते हैं और शाम तक वापस आते हैं तब सम टाइम लेट नाइट तक काम कर रहे होते हैं, क्योंकि काम खत्म ही नहीं होता। और कहा जाता है कि जो टीचर का काम है वो नेवर एंडिंग होता है, कोई ना कोई काम जो है वो निकला ही रहता है, चाहे आपने वर्कशीट बनानी हो, चाहे आपने क्लास टेस्ट चेक करने हो, पेपर बनाने हो। तो ये काफ़ी डिमांडिंग प्रोफेशन है। विश यू ऑल बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों के इंटरव्यूज़ हैं। आई होप कि आपके इंटरव्यूज़ अच्छे जाएँ और आपकी इस कोर्स में सिलेक्शन हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियोज़। आमिर हसन साइनिंग ऑफ।